दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। भारत और चीन के बीच विवाद कहां तक पहुंचा, 6 जून को होने वाली बातचीत से हमें कितनी उम्मीदें बांधनी चाहिए, तसल्ली से इस पर बात करेंगे। कई बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं, उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। निकाल रो रे। हल्लो हल्लो टेंशन ना करो। हाँ हल्लो एक आदमी बिजली के तार पर चल रहा है, न हेलमेट न सेफ्टी हार्नेस। समाचार एजेंसी INS के मुताबिक ये वीडियो है 1 जून का। जगह तेलंगाना का संगारेड्डी जिला, उसका निजामपुर इलाका। यहाँ तेज हवा और बारिश के चलते एक पेड़ की डाल बिजली की हाई टेंशन तार में अटक गई। इलाके की बिजली गुल हो गई तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी। बिजली विभाग का अमला वहां पहुंचा और फिर नूर नाम का एक शख्स खंबे से होते हुए तार पर चढ़ गया और तभी बना ये वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तार पर चढ़ने वाले शख्स के बारे में क्या जानकारी है? यही कि वो बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। वीडियो सामने आने के बाद कई लोग बिजली विभाग की आलोचना कर रहे हैं कि अधिकारियों ने नूर को कोई सेफ्टी किट नहीं दी और उनकी जान जोखिम में डाल दी। ऐसे दृश्य देश में आम है। बिजली विभाग में ज्यादातर कर्मचारी अब ठेके पर रखे जाते हैं। खंबे पर चढ़ना, तार वगैरह का मेंटेनेंस करना, ये सब इन्हीं के जिम्मे आता है और सेफ्टी किट नहीं ही होती। सारा भरोसा हुनर का और बैलेंस बना रहे ये उम्मीद, वरना गिरेंगे और मरेंगे और तब भी कोई सेफ्टी नेट नहीं। इसलिए हादसे होते रहते हैं। ये वीडियो बताता है कि मजदूरों की जान हमारे यहाँ कितनी सस्ती है। कभी कोई गटर में उतरता है, कभी कोई बिजली के तारों पर चढ़ता है और इन सब के बीच देश आगे बढ़ता है। हम भी बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। भारत में कुल मामले हो गए हैं 2,16,919, ठीक हुए 1,04,107 और मौत का आंकड़ा 6,075। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,39,485 टेस्ट हुए। इसमें नए मामले सामने आए 9,304, यानी ये अब तक के सबसे ज़्यादा मामलों का रिकॉर्ड है। कल बना था, आज भी बना। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक हुए 3,804 और मौतें हुई पिछले 24 घंटे में 260। एक अपडेट और है, संक्रमण अब नई जगहों पर अपना असर दिखा रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में रोजाना 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। 3 जून को दिल्ली में मुंबई से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। आप कहेंगे मुंबई का रेफरेंस क्यों? क्योंकि मुंबई कोरोना संक्रमण से सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर है। लेकिन 3 जून को दिल्ली, उस एक दिन की बात करें तो आगे निकल गया। इस दिन दिल्ली में 1,513 नए मामले मिले, जबकि मुंबई में 1,276। दिल्ली में अब बाहर से आने वाले सभी लोगों के लिए कम से कम 1 हफ्ते तक घर में क्वारंटीन रहना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी जिला मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए जमीन की पहचान करें। तो दिल्ली में आगे आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है। दूसरी सुर्खी निसर्ग चक्रवात से जुड़ी है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था, जमीन पर आते आते चक्रवात धीमा पड़ गया। रायगढ़, पुणे और मुंबई से पेड़ों के उखड़ने और छतों के उड़ने की तस्वीरें आई। चक्रवात के चलते महाराष्ट्र में कम से कम 4 लोगों की जान भी गई। चक्रवात का असर मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ इलाके में भी रहने के आसार हैं और इसे लेकर स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। चक्रवात को लेकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा है कि सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है। तीसरी सुर्खी, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष
राहुल गांधी की चर्चा का एक एपिसोड आज भी आया। इसमें राहुल बात कर रहे थे बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से। इस दौरान राजीव ने एक बात कही जिसकी सुबह से चर्चा हो रही है, सुनिए। That is why I have often said to people that, to my mind as a layman, I saw from the beginning that there were 4 choices before us. At one extreme, on the left, if I may say so, is the choice of a hard lockdown, as you said, which implies a almost airtight, impervious lockdown. And to the best of my knowledge, this has not happened anywhere in the world. Because to physically constrain yourself to your home and see absolutely no one. On the other extreme, I would say is, business as usual. Just ignore it, carry on, jo hoga hoga type of thing. Nobody says this either. So everybody is trying to find a middle path, I think, between these 2 extremes. I think, unfortunately, India not only looked west, it went to the Wild West, I think, in the sense we stayed more towards the impervious side. We tried to implement a hard lockdown, but which was still porous. So I think we have ended up with the worst of both worlds. On the one hand, a porous virus makes sure that the porous lockdown makes sure that the virus will still exist. And as you said, it is still waiting to hit you when you unlock. So you have not solved that problem. But you have definitely decimated the economy. You flattened the wrong curve. It's not the infection curve, it's the GDP curve. This is what we have ended with, the worst of both worlds. In my view, what should have been done is something more right of center, which is the kind of stuff that we are hearing out of Japan and Sweden. बजाज ऑटो भारत में 2 व्हीलर सेक्टर की अग्रणी कंपनी है। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत सरकार की कोविड स्ट्रेटजी पर सवाल उठाए हैं और ऐसा करने वाले राजीव अकेले नहीं है। 4 लॉकडाउन और एक अनलॉक के बाद भी जब लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं तो ये पूछा जाने लगा है कि क्या भारत सरकार से लॉकडाउन के मामले में चूक हो गई। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की भी बहुत बात हो रही है। इनको पूरी तनख्वाह देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री मालिक मजदूरों की तनख्वाह न काटें। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तनख्वाह न दे रहे मालिकों पर सरकार कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। कोर्ट ने आज ये बात दोहराई और कहा कि लॉकडाउन के 54 दिनों की तनख्वाह के मुद्दे पर फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के बीच बातचीत होनी चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकले। 54 दिन कैसे? 25 मार्च से लेकर 17 मई तक। केंद्र ने अदालत में अपने आदेश का बचाव करते हुए कहा कि जो मालिक वेतन देने में असमर्थता जता रहे हैं उन्हें अदालत के सामने अपनी बैलेंस शीट और खाते की जानकारी रखनी चाहिए। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 12 जून को सुनाया जाएगा। एक सुर्खी पंजाब से, नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा नेता, उनके बारे में खबर ये है, अटकलें ये हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बाद अब शायद वो आम आदमी पार्टी में चले जाएं। खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में यदि उन्हें अपना चेहरा बनाती है मुख्यमंत्री के पद का, तब सिद्धू जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब में क्या स्थिति है? 117 सीटों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 19 विधायक हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन यहाँ पार्टी ने काडर भी खोया और नेता भी, तो उसे कोई क्राउड पुलर चाहिए, कोई चेहरा चाहिए। सिद्धू को कांग्रेस में प्रशांत किशोर लाए थे। अटकलें हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी का रास्ता भी प्रशांत किशोर के मार्फत ही दिखाया गया है। सिद्धू भाजपा से कांग्रेस में आए तो उन्हें अमरिंदर कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन कैप्टन से उनकी खटपट की खबरें आती रही। आखिर सिद्धू ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। कोरोना के दौर में वो पीपीई किट्स और राशन बांट रहे हैं, लेकिन बताया जाता है कि उनकी कांग्रेस नेताओं से बातचीत बंद है। वैसे समर्थक ये भी कह रहे हैं कि 3 जून को अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने जो वीडियो डाला उसके आखिरी में राहुल, सोनिया और प्रियंका नजर आए। साल 2022 में पंजाब के विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां को लेकर अभी से पार्टियों और नेताओं के बीच जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में भारत और चीन के झगड़े को आज 1 महीना पूरा हो गया। अमूमन ये झगड़े इतने लंबे नहीं खींचते, लेकिन इस बार बात ही कुछ ऐसी है कि सुलझ नहीं रही। 1 महीना कोई छोटा वक्त नहीं होता। इन 30 दिनों में बहुत कुछ हुआ। लद्दाख में हमारे जवान चीनी सैनिकों की आंख में आग डालकर जमीन बचाने के लिए 30 दिन से खड़े हैं। सरकार पहले कुछ कबूल नहीं कर रही थी, बाद में दबी जबान में स्वीकारा कि स्थिति गंभीर है। 2 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर लद्दाख वाले झगड़े पर बात भी हुई। सूत्रों के हवाले से टीवी चैनलों पर कभी कभार यह भी चला कि चीनी सेना किसी सेक्टर में पीछे हट गई, लेकिन ये सूत्रों वाली जानकारी थी। आधिकारिक तौर पर अभी भी झगड़ा चल रहा है और सेनाएं पीछे नहीं हटी।
हालांकि 5-6 मई को जैसी मारपीट हुई थी वैसे झगड़ने की खबरें अब नहीं आ रही, लेकिन दोनों सेनाएं आपस में उलझी हुई बैठी हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट यानी आमने सामने सेनाओं की तैनाती है। पर ऐसा भी नहीं कि दोनों देश झगड़ा सुलझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। सेना के स्तर पर खूब कोशिश हुई, लेकिन बर्फ पिघल ही नहीं रही। अब 6 जून को चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर की बातचीत होगी। लद्दाख वाली सीमा का जिम्मा भारतीय सेना की 14वीं कोर माने फायर एंड फ्यूरी कोर के पास है। इसका हेडक्वार्टर भी लेह में है। 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल 6 जून की बातचीत में शामिल होंगे, कोर कमांडर। लेकिन अगर उस बातचीत के बाद भी मसला नहीं सुलझा तो क्या होगा? क्या चीनी हमारी जमीन पर कब्जा जमाए रखेंगे या फिर युद्ध होगा? इसका जवाब समझने के लिए आज हम दोनों देशों के बीच सीमाओं को लेकर करार समझेंगे। पहले इस नक्शे से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। ये मोटा माटी 3 हिस्सों में बांटी गई है। इन्हें सेक्टर कहते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख से लगती बाउंड्री, मिडिल यानी हिमाचल और उत्तराखंड से लगता इलाका, और ईस्टर्न यानी सिक्किम और अरुणाचल से लगती जमीन। जब साल 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ तो चीन ने अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया, भारत की जमीन पर। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन भारत इस जगह से चीन का कब्जा नहीं छुड़वा सका। लेकिन फिर भी भारत चीन के कब्जे को गैर कानूनी मानता रहा। 1962 से आते हैं 1990 के दशक में। साल 1991 में नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और 1993 में नरसिम्हा राव और चीन की सरकार ने तय किया कि ऐसे कब तक चलेगा, अब जिसका जितने इलाके पर कब्जा है उतना ही सही, पड़ोसी हैं तो कम से कम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो तय कर लें। भारत ने अपना पुराना दावा छोड़ा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर सहमति बनाने के लिए राजी हो गया। 7 सितंबर 1993 को भारत और चीन के बीच एक करार साइन हुआ। इस करार या एग्रीमेंट पर भारत की तरफ से हस्ताक्षर थे उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार में विदेश राज्य मंत्री RL भाटिया और चीन की तरफ से थे उप विदेश मंत्री तांग जियाशुआन। इस करार में दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर सहमति बनाई। इसके अलावा कुछ और बातें भी थीं जिनका जिक्र आज जरूरी है, जैसे कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कोई झगड़ा होगा तो दोनों देश बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। दोनों देशों में कोई भी बल प्रयोग नहीं करेगा। दोनों देश LAC का सम्मान करेंगे। अगर किसी देश की सेना LAC को पार करके दूसरे देश में पहुंच जाती है तो चेतावनी देने के बाद सेना वापस लौट जाएगी। दोनों देश LAC के पास सेनाएं भी कम रखेंगे। अब आप कह सकते हैं कि जब ये सब करार हो चुका था तो अब LAC के पास भारतीय इलाके में आई चीनी सेना को लौट जाना चाहिए था। क्या चीनी सेना करार नहीं मान रही? इसमें एक पेच है। जब 1993 के बाद भारत और चीन के बीच LAC को लेकर कई बैठकें हुई तो कुछ इलाकों को लेकर झगड़ा तब भी बचा रह गया। पूरे LAC पर ये 23 जगहें हैं जिनको लेकर झगड़ा है। इनमें से 11 जगह हैं वेस्टर्न सेक्टर यानी कि लद्दाख वाली सीमा पर, 4 मिडिल सेक्टर में और 8 ईस्टर्न सेक्टर में है। लद्दाख वाले मामले में भारत ने चीन को नक्शा दिया और बताया कि LAC यहाँ से गुजरेगी। भारत और चीन ने एक दूसरे के नक्शों की तुलना कर ली, लेकिन चीन ने भारत का नक्शा नहीं लिया। यानी लद्दाख में चीन ने भारत की जितनी जमीन दबा ली उससे आगे भी दावा करता है। भारत और चीन का झगड़ा मुख्य रूप से लद्दाख में 11 जगहों का है। इन 11 जगहों पर चीन की सेना की घुसपैठ की खबरें आती रहती थी, लेकिन इस बार चीन ने गलवान घाटी वाले इलाके में भी सेना भेज दी, यानी इस हिस्से को भी विवादित बता दिया। नक्शे में गलवान वाला इलाका आप देख रहे हैं। यहाँ भारत ने एक सड़क बनाई है जिसका काम पिछले साल पूरा हुआ है। इस सड़क के बनने के बाद से चीन आक्रामक हो रहा है। खबरें आ रही कि इस इलाके में चीन लगातार सड़कें बना रहा है, बंकर बना रहा है, सेना जमा कर रहा है। भारत और चीन के करार की एक और बात बता देते हैं। भारत और चीन के बीच 11 जून 2005 को भी एक करार हुआ था। इसमें लिखा था कि दोनों देश सीमा के पास सेना जमा नहीं कर सकते। अगर कोई देश मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए भी सेना जमा करता है और उसमें 5000 से ज़्यादा सेना के जवान जमा हो तो 15 दिन पहले ही दूसरे देश को बता दें। इस बार खबर है कि चीन ने 10,000 से ज़्यादा की सेना LAC के पास जमा कर ली है। यानी चीन अब हर करार का उल्लंघन कर रहा है। खेत वाली लड़ाई से फिर समझते हैं। हमारे खेत में ज़बरदस्ती पड़ोसी घुसाया, कहता है कि ये खेत मेरा है। खेत में आकर हमारी ज़मीन पर हल चलाने लगा। हम रोक नहीं पा रहे। जब हमारे खेत में घुसा था तब हमें नहीं पता था। जब पता चला तो वहीं जाकर रोक दिया, लेकिन तब तक वो कुछ अंदर तक आ चुका था। अब हम कह रहे हैं वापस चले जाओ। वो जा नहीं रहा, कहता है ज़मीन मेरी है, आपने कब्जा किया है। भारत और चीन वाला झगड़ा अभी कुछ ऐसा ही है। अब सारी उम्मीदें 6 जून को होने वाली बातचीत से हैं। देखते हैं उसके बाद क्या होता है।
इन सब के बीच चीन अपने प्रोपेगेंडा को मजबूत करने के लिए बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो सिलेक्टिव तौर पर रिलीज कर रहा है। ये वॉरफेयर का हिस्सा है। इसका मकसद होता है कि हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़े और दूसरे सैनिकों का मनोबल घटे और दूसरे देश के नागरिक अपनी सरकारों से सवाल पूछें ताकि उनके ऊपर एक दबाव बने। इस वॉरफेयर से आपको भी वाकिफ होना चाहिए। हम ये कभी नहीं कहते कि सरकारों से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि पररक्षा के कई मामले संवेदनशील होते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें विशेषज्ञों के और सेना के हवाले भी छोड़ देनी चाहिए। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का मामला फिर से चर्चाओं में लौटा है। लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई चल रही है। अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाही हो चुकी है। सीआरपीसी के सेक्शन 313 के तहत अब आरोपियों के बयान होने हैं। और आरोपी कौन कौन हैं? कई चर्चित नाम हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, साक्षी महाराज, कल्याण सिंह और बृजभूषण शरण सिंह। सेक्शन 313 के तहत आरोपियों से सवाल होते हैं और उन्हें अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलता है। इस मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन 1992 से चले आ रहे इस मामले के 17 आरोपियों का निधन हो चुका है। मिसाल के लिए विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल। अब 32 आरोपी बचे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में 4 जून को छपी रिपोर्ट बताती है कि बाबरी मस्जिद को लेकर 2 मामले थे। एक मस्जिद गिराने की साजिश का, दूसरा भीड़ को मस्जिद गिराने के लिए उकसाने का। 47 और केस भी दर्ज किए गए थे जिन्हें मस्जिद गिराने वाले केस में मिला दिया गया। लखनऊ की अदालत में मस्जिद गिराने की साजिश का मामला चलता था और रायबरेली में भीड़ को उकसाने का। लेकिन 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों को एक कर दिया और इसकी सुनवाई लखनऊ में एक विशेष अदालत में शुरू हुई। इस अदालत को अपना फैसला 31 अगस्त तक सुनाना है। हम आपको बता दें कि जब राम जन्मभूमि टाइटल सूट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, तब भी उस फैसले में टिप्पणी की थी कि मस्जिद गिराया जाना गैर कानूनी है या कानून का भीषण उल्लंघन है। भूमि विवाद पर फैसला आ गया, लेकिन इसका असर मस्जिद गिराने वाले मामले पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि भूमि विवाद दीवानी मामला था, सिविल सूट। मस्जिद गिराए जाने का मामला एक आपराधिक मामला है, यानी कि क्रिमिनल सूट। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली वाले मामले के आरोपियों पर भी आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाने का आदेश दिया था। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस पीसी घोष की बेंच ने कहा था कि आरोपियों पर कार्रवाई न होने की बड़ी वजह सीबीआई का रवैया है। कुछ तकनीकी दिक्कतें भी थीं जिनका समाधान आसानी से किया जा सकता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तकनीकी दिक्कतों से हमें कल्याण सिंह वाला मामला भी याद आ गया। 13 आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट ने आरोप खत्म कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इन सभी पर दोबारा आरोप तय करवाए। ऐसे में कल्याण सिंह बच गए, क्योंकि तब वो महामहिम थे, राजस्थान के राज्यपाल थे। राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को संवैधानिक छूट मिलती है। पिछले साल कल्याण सिंह का कार्यकाल पूरा हुआ, तब उन पर फिर आरोप तय हुए। इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता इकबाल अंसारी ने पिछले दिनों कहा था कि अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है, जिसका सम्मान सभी ने किया था, तो अब विशेष सीबीआई अदालत को भी जल्द से जल्द अपना फैसला सुना देना चाहिए। एक और चर्चित मामले की कर लेते हैं, वहां कोर्ट का मामला, यहाँ चार्जशीट का। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के अलग अलग मामलों में पुलिस चार्जशीट फाइल कर रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर चार्जशीट की जानकारी हमने आपको दी थी। अब कुछ और मामलों की चार्जशीट सामने आई है। मसलन अंकित शर्मा मर्डर केस। 26 साल के अंकित इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट थे। अदालत में पेश चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया कि ताहिर हुसैन एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने खास तौर पर अंकित को निशाना बनाया। उनकी हत्या करके लाश एक नाले में फेंक दी गई। अंकित का शव अगले दिन मिला और पोस्टमार्टम में 51 घावों का जिक्र हुआ। चार्जशीट के मुताबिक 25 फरवरी को अंकित ताहिर हुसैन के घर के पास 2 गुटों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्हें तकरीबन 25 लोगों ने घेर लिया और चांदबाग पुलिया पर ले गए, जहां हत्या हुई। आरोपियों पर हत्या, अगवा करना, दंगा, षड्यंत्र और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के इल्जाम लगाए गए हैं। मुख्य आरोपी है सलमान नाम का एक शख्स। 9 और आरोपी हैं, जिनमें ताहिर हुसैन भी शामिल है। सलमान ने पुलिस को बताया कि उसने 4 साल के एक मुस्लिम बच्चे की एक हिंदू शख्स द्वारा हत्या करने की बात सुनी थी, जिसके बाद वो आवेश में आ गया और फिर चाकू लेकर चांदबाग पुलिया की तरफ गया। सलमान ने अंकित को चाकू मारने की बात कबूल कर ली है, ऐसा पुलिस का दावा है। एक और मामले में चार्जशीट दाखिल होने वाली है। 19 साल के हाशिम अली और 31 साल के आमिर अली की हत्या। 23 फरवरी को जब स्थिति खराब हुई तो आमिर और हाशिम अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। 2 दिन बाद उनके पिता बाबू खान ने उन्हें वापस बुलाया। उन्हें लगा कि स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं, लेकिन आमिर और हाशिम कभी अपने घर नहीं पहुंचे। 28 फरवरी को परिवार गोकुल
पुरी पुलिस थाने पहुंचा तो पता चला कि दोनों भाइयों की हत्या हो चुकी है। उनके शव और जली हुई मोटरसाइकिल भागीरथी विहार के नाले में फेंक दिए गए थे। पुलिस की जांच में पता चला कि 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें 125 के करीब लोग जुड़े थे। ये वो वक्त था जब दंगा अपने चरम पर था। इसके एक दिन बाद भागीरथी विहार और जौहरपुरी नालों से एक के बाद एक 4 लाशें मिली। पुलिस का कहना है कि इस ग्रुप के कुछ लोग दंगे में सक्रिय भूमिका में थे। ग्रुप के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और मोबाइल की जांच की, तब ये जानकारी सामने आई। पुलिस ने हाशिम की हत्या के लिए 9 और आमिर की हत्या के लिए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चार्जशीट इस हफ्ते दंगों को लेकर दाखिल होने वाली 6वीं चार्जशीट है। दंगे बहुत गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। अमूमन अदालतों के फैसले उन्हें पूरी तरह भर नहीं पाते। आपने बाबरी मस्जिद की खबर सुनी, आपने चार्जशीट की खबर सुनी। एक और खबर अभी आपका इंतजार कर रही है, एक दुखद खबर। हिंदी सिनेमा के चहेते निर्देशकों में से एक बासु चटर्जी नहीं रहे। 4 जून को मुंबई में उनका निधन हो गया। जिंदगी के 93 बसंत देखकर अलविदा कहने वाले बासुदा की विरासत उनके समय में रहे दूसरे निर्देशकों से काफी अलग है। 60 से लेकर 90 के दशक में हिंदी सिनेमा पर एक्शन, गुस्सा और बदला सवार था। जहां प्यार था वहां रोमांस और ग्लैमर हावी था। ऐसे वक्त में बासु चटर्जी एक अलग राह पकड़ते हैं। एक आम मिडिल क्लास आदमी की कहानी सुनाते हैं, जैसे छोटी सी बात का अरुण प्रदीप, जो नौकरी करता है, प्यार करना चाहता है लेकिन झिझकता है। इस प्यारी कहानी को दर्शकों ने भी पसंद किया और समीक्षकों ने भी, क्योंकि साधारण लोगों की कहानी को असाधारण बारीकी से कहने में बासु चटर्जी को महारत हासिल थी। 1969 में आई सारा आकाश से ही उन्होंने एक मध्य मार्ग को चुना। इंडस्ट्री आर्ट और मेन स्ट्रीम में बटी थी, लेकिन बासु चटर्जी की फिल्मों में सब था। हम रोते थे, हंसते भी थे, लेकिन भावनाएं कभी उस सीमा को नहीं लांघती थी जहां से चीजें फिल्मी हो जाती हैं। रजनीगंधा, चितचोर, बातों बातों में, ये इस तरह की फिल्में थी। ऐसा नहीं था कि बासु चटर्जी सिर्फ हल्की फुल्की फिल्में ही बनाते थे। उनकी फिल्मों में क्लास से लेकर कास्ट तक पर विमर्श मिल जाएगा। उन्होंने 12 एंग्री मैन का रीमेक एक रुका हुआ फैसला नाम से किया। दोनों बेजोड़ फिल्में हैं। बासुदा के काम का सबसे बढ़िया उल्लेख उन्हीं की एक फिल्म के गाने में मिलता है। छोटी सी बात का टाइटल ट्रैक। किसी के चले जाने के बाद मन उसकी छोटी छोटी सी बातें याद करता है। इन छोटी छोटी सी बातों पर हमारा ध्यान दिलाने वाले बासुदा को हम अपना प्रणाम भेजते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आखिरी में यही रह जाता है, छोटी बातें उन सब के समुच्चय से मिला बना एक करुणा और प्रेम से भरा इंसान। आखिरी में हम आपको कविताएं सुनाते हैं लटक के मार्फत। लटक यानी लल्लन टॉप कविताएं, कहानियां और किस्से। इंस्टाग्राम पर लल्लन टॉप का नया उपक्रम। लटक में आज सुनिए बाबूशाह कोहली की ये कविता, जो आज के वक्त के लिए बेहद ज़रूरी है। उस आदमी से सहानुभूति रखना जो खराब कविताएं लिखता है। कविता हर हाल में जिजीविषा का प्रतीक है। इसे तुम इस तरह सोचना कि इस खतरनाक समय में कम से कम वो जीना तो चाहता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।